दोस्तों स्वागत है आपका आज की हमारी इस वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम डीआरडीओ द्वारा डेवलप किए जाने वाले स्टेल्थ यूएवी घातक के बारे में बात करने वाले हैं। ये एक अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल होगा जिसे कि घातक का नाम दिया गया है, जिसे कि डीआरडीओ इंडियन एयर फोर्स के लिए डेवलप कर रहा है। इसका डिज़ाइन का काम एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी कर रही है। इसका पहला टेंटेटिव नाम ऑटोनॉमस अनमैन्ड रिसर्च एयरक्राफ्ट ऑरा रखा गया था और इससे पहले इसी नाम से जाना जाता था, लेकिन बाद में ऐसी खबरें आई थी कि इसका ओरिजिनल नेम घातक यूकैव रखा जाएगा। इस प्रोजेक्ट की डिटेल्स क्लासिफाइड हैं, यानी कि सीक्रेट हैं। इसके बारे में ज़्यादा जानकारी पब्लिक में नहीं दी गई है। आज की इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये यूकैव प्रोजेक्ट कैसा होगा और इसमें कौन सी कैपेबिलिटीज़ होंगी और इसका रोल क्या होगा। इसे जानने के लिए हम दूसरे देशों द्वारा चलाए जाने वाले ऐसे ही प्रोजेक्ट्स के ऊपर भी ध्यान देंगे और जो कैपेबिलिटीज़ उनमें लगाई जाती है उसकी मदद से हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये प्रोजेक्ट कैसे काम करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये हमारे देश द्वारा डेवलप किया जाने वाला अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल मिसाइल्स, बॉम्ब्स और प्रिसीजन गाइडेड म्यूनिशंस को कैरी करने के केपेबल होगा। यही कारण है कि इसके बारे में ऐसा अंदाजा लगाया गया है कि इसे एक बॉम्बर रोल में इस्तेमाल किया जाएगा। ये प्रोजेक्ट अभी अपनी प्रोजेक्ट डेफिनेशन स्टेज में है। इसके डिज़ाइन के बारे में डीआरडीओ के चीफ कंट्रोलर फॉर एरोनॉटिक्स ने 2007 में एक बार जानकारी दी थी कि ये एक स्टेल्थी फ्लाइंग विंग कॉन्सेप्ट एयरक्राफ्ट होगा जिसमें इंटरनल वेपन बेस होंगे और टर्बोफैन इंजन होगा। इस प्रोजेक्ट में 52 kN थ्रस्ट वाला ड्राई कावेरी इंजन भी इस्तेमाल किया जाएगा। यही कारण है कि ये प्रोजेक्ट इतना खास है, क्योंकि इससे हमारे देश की इंजन टेक्नोलॉजी भी वैलिडेट हो जाएगी। तो चलिए अब थोड़ा सा जान लेते हैं कि इस प्रोजेक्ट का ऑफिशियल डिस्क्रिप्शन क्या है। ऑटोनॉमस अनमैन्ड रिसर्च एयरक्राफ्ट यानी कि ऑरा इस एयरक्राफ्ट का एक टेंटेटिव नेम है, जिसे कि बाद में बदल कर घातक ड्रोन रख दिया जाएगा। एडीए इसको एक सेल्फ डिफेंडिंग हाई स्पीड रिकन्सेंस यूएवी के तौर पर डिस्क्राइब करता है, जिसमें वेपन फायरिंग कैपेबिलिटी है। ये यूकैव मीडियम एल्टीट्यूड के ऊपर क्रूज कर पाएगा और ये 2 या 2 से ज़्यादा गाइडेड स्ट्राइक वेपन्स को कैरी कर पाएगा। इसमें ऑन बोर्ड सेंसर्स होंगे टारगेटिंग के लिए और वेपन गाइडेंस के लिए। इसका फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम और डाटा लिंक पैकेजेस एडीए और डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स एप्लीकेशन लेबोरेटरी द्वारा बनाए जाएंगे। इसके डाटा लिंक पैकेजेस के इस्तेमाल से यह दूसरे एयरक्राफ्ट के साथ भी कोऑर्डिनेट कर पाएगा। डीआरडीओ के चीफ कंट्रोलर फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट एरोनॉटिक्स डॉक्टर प्रहलाद ने कहा था कि ये एयरक्राफ्ट 30,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ पाएगा और इसका वजन 15 टन से कम होगा। इस यूकैव में मिसाइल्स, बॉम्ब्स और प्रिसीजन गाइडेड म्यूनिशंस के लिए रेल लॉन्चिंग सिस्टम होगा। इसके साथ ही 2015 में डिफेंस मिनिस्टर मनोहर पर्रिकर ने राज्यसभा को इन्फॉर्म किया था कि ये यूकैव कावेरी इंजन प्रोजेक्ट का एक ड्राइव वेरिएंट इस्तेमाल करेगा जिसका थ्रस्ट 52 किलो न्यूटन का होगा। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि इसकी डेवलपमेंट अभी तक कहां पर पहुंची है और उसके बारे में कौन सी जानकारी अभी तक जारी की गई है। इसकी फिजिबिलिटी स्टडी को 2009 में शुरू किया गया था। इसके लिए इसका बजट 12.5 करोड़ रखा गया था, जो कि अप्रैल 2013 में पूरी हो गई थी। इसकी इनिशियल फंडिंग 231 करोड़ की थी, जिसे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मई 2016 को जारी किया था। 2017 में इसका एक फुल स्केल मॉडल तैयार किया गया था, जिसे कि टेस्टिंग के लिए तैयार किया गया था। इसका एक टेक्नोलॉजी डेमोस्ट्रेटर जिसका नाम स्टेल्थ विंग फ्लाइंग टेस्ट बेड स्विफ्ट रखा गया है, उसे एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर बना रहे हैं। इसे इस एयरक्राफ्ट में लगाई जाने वाली टेक्नोलॉजीज को डेवलप करने के लिए बनाया गया है और उन्हें टेस्ट करने के लिए बनाया गया है। ऐसी खबरें आई थी कि 2019 में स्विफ्ट का पहला प्रोटोटाइप फ्लाई टेस्ट किया जाएगा, जिसमें रशिया से लिया गया एनपीओ सैचन 36 एमटी टर्बोफैन इंजन लगाया जाएगा, लेकिन बाद में इसके बारे में कोई भी जानकारी रिलीज नहीं की गई थी। तो ऐसा हो सकता है कि इस प्रोजेक्ट के सीक्रेटिव नेचर के कारण इसके बारे में ज़्यादा जानकारी पब्लिक में नहीं दी जा रही है और इसीलिए इसके फ्लाई टेस्ट के बारे में जानकारी बाहर लीक नहीं की गई। डीआरडीओ ने 107th इंडियन साइंस कांग्रेस में इस एयरक्राफ्ट का एक स्केल मॉडल दिखाया था, जिसे कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी देखा था। 2018 में एक न्यूज आई थी जिसे कि शिव अरोर ने प्रिपेयर किया था। इसके बारे में उन्होंने इस प्रोजेक्ट के लिए स्विफ्ट प्रोटोटाइप के बारे में बात की थी, जिसे कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर मिलकर एडीए के साथ बना रहे हैं। इसके बारे में उन्होंने जानकारी दी थी कि 2018 में ही इसके स्केल मॉडल के पहले फ्लाइट ट्रायल्स कर दिए जाएंगे। स्विफ्ट का छोटा नाम है स्टेल्थ विंग फ्लाइंग टेस्ट बेड।
इस टेस्ट बेड का इस्तेमाल एयर फ्लो को रिकॉर्ड करने के लिए और इस एयरक्राफ्ट के डिज़ाइन के स्टेल्थ कैरेक्टर्स को भी रिकॉर्ड करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, जिसके इसकी स्टेल्थीनेस और डार्क क्रॉस सेक्शन के बारे में भी जानकारी मिलेगी। एक बार इसका फ्लाइट टेस्ट पूरा हो जाने के बाद इसके रिकॉर्डेड डाटा के इस्तेमाल से रिसर्चर्स इस एयरक्राफ्ट के डिज़ाइन को और अच्छा बनाएंगे और इसे मॉडिफाई और जहाँ इसमें चेंजेस कर पाएंगे, जिससे कि इस एयरक्राफ्ट को और अच्छा बनाया जा सके। घातक यूकैव एक सर्पेंटाइन इनटेक का इस्तेमाल करेगा, जिससे इस एयरक्राफ्ट के इंजन का हीट सिग्नेचर भी कम हो जाएगा। इसके लिए GTRE इसके साथ मिलकर काम कर रहा है। वो इसके लिए एक ड्राई कावेरी इंजन वेरिएंट बना रहे हैं, जिसमें 50 kN क्लास का थ्रस्ट जनरेट होगा, जो कि अभी तक अपने प्रोटोटाइप स्टेज के ऊपर है। ADA और GTRE कॉन्फिडेंट हैं कि ड्राई कावेरी इंजन वेरिएंट इतना पावरफुल होगा कि वो घातक यूकैव को पावर कर सके और इसकी मदद से घातक यूकैव अपने पूरे मिशंस को अच्छी तरह कर पाएगा। इसके साथ ही इस एयरक्राफ्ट का एक नेवल वेरिएंट बनाने का भी प्लान है, जिसके बारे में ऐसा हो सकता है कि नेवी इससे ज़्यादा पावरफुल इंजन्स की मांग करें, क्योंकि अगर इन्हें कैरियर से ऑपरेट करना है तो इनमें ज़्यादा पावरफुल इंजन्स की जरूरत होगी जिनका थ्रस्ट ज़्यादा हो। इंडियन नेवी इस प्रोग्राम में इंटरेस्टेड है और चाहते हैं कि घातक यूकैव प्रोग्राम को कैरियर बोर्न अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल के तौर पर भी बनाया जाए, ताकि इसे इंडियन एयरक्राफ्ट कैरियर से स्ट्राइक मिशंस के लिए ऑपरेट किया जा सके। लेकिन एक कैरियर बोर्न अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल को बनाना बहुत मुश्किल काम है। इसके लिए फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम सॉफ्टवेयर में बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी की जरूरत होती है। इसलिए अगर इसे एक एयरक्राफ्ट कैरियर से ऑपरेट करना है तो इसमें बहुत सारी मुश्किल आएगी और ज़्यादा वक्त लगेगा, और इसीलिए इसका एयरफोर्स वेरिएंट इससे पहले डेवलप कर दिया जाएगा और इसे डेवलपमेंट के। तो चलिए दोस्तों भी बात कर लेते हैं कि ये स्टेल्थ यूकैव कौन से काम कर पाएगा। हमें यह तो पता है कि ये मिसाइल्स को कैरी कर पाएगा और बॉम्ब्स को कैरी कर पाएगा, लेकिन हम ये नहीं जानते कि ये कैसे मिशंस करेगा। इसके बारे में अगर अंदाज़ा लगाया जा सके तो ये इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस एंड रिकॉन्सेंस, सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंसेस, सीक एंड डिस्ट्रॉय, इलेक्ट्रॉनिक अटैक, हंटर किलर मोड और ऑटोनोमस एयर रिफ्यूलिंग जैसे काम कर पाएगा। इसका इस तरह के मिशंस करना अभी तक कंफर्म नहीं है, लेकिन जो इसी क्लास के UAVs दूसरे देशों ने बनाए हैं उनमें से ज़्यादातर UAVs ऐसे मिशंस कर सकते हैं, जैसे कि रशिया का सुखोई S-70 ओखोतनिक B यूकैव है और इसके साथ ही बोइंग ने अपना बोइंग X-45 यूकैव बनाया है और इसके साथ ही फ्रांस ने अपना डसॉल्ट न्यूरॉन UAV बनाया है और बेस सिस्टम्स ने अपना टरानिस UAV बनाया है। और इसके साथ ही मिकोइन स्कैट UAV है जो कि मिकोइन कंपनी ने बनाया है, जो कि मिग एयरक्राफ्ट को बनाती है। इन सभी एयरक्राफ्ट की कैपेबिलिटीज को जानने के बाद ये पता चलता है कि हमारा UAV भी ऐसे मिशंस कर पाएगा। तो चलिए अभी जान लेते हैं कि इसका कौन सा रोल होगा और कैसे मिशंस ये करेगा। ये यूकैव दुश्मन के एयर डिफेंसेस को तबाह करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। बोइंग द्वारा बनाया गया X-45A यूकैव भी ऐसे ही काम कर सकता है। उसने अपने बॉम्बिंग रन्स को डेमोस्ट्रेट किया है। टारगेट का पता लगाने के बाद ये यूकैव टारगेट की पोजीशन का पता लगाएगा, अपने वेपन्स और फ्यूल लोड को चेक करेगा कि उसके पास जरूरी वेपन्स और फ्यूल लोड अवेलेबल है, जिसकी मदद से वो अटैक कर पाएगा या नहीं। इस डिसीजन लेने के बाद ये यूकैव अपने कोर्स को बदल लेंगे और उसके बाद ग्राउंड बेस्ड पायलट जो कि इस एयरक्राफ्ट को ऑथराइज करेगा कि उसे किसी एंटी एयरक्राफ्ट या सैम सिस्टम के अगेंस्ट अटैक करना है या नहीं। एक बार ऑथराइजेशन मिलने के बाद ये दुश्मन के टारगेट अटैक करेगा। ऐसा करने के लिए ये एंटी रेडिएशन मिसाइल्स का इस्तेमाल करेगा। हमारे पास अभी रशियन KH-31 एंटी रेडिएशन मिसाइल्स मौजूद हैं, जो कि एयर टू सरफेस मिसाइल्स हैं, जिन्हें कि MiG-29 एयरक्राफ्ट और सुखोई 30 MKI फाइटर एयरक्राफ्ट कैरी कर पाएंगे। ये मैक 3.5 की रफ्तार से उड़ने वाली मिसाइल है, जिसे कि एक एंटी रेडिएशन मिसाइल के तौर पर जाना जाता है। और इसके साथ ही इसके दूसरे मोड्स भी बनाए गए हैं, जिसमें एंटी शिप रोल वाली मिसाइल्स भी शामिल हैं। ऐसी ही मिसाइल्स हमारा DRDO भी डेवलप कर रहा है, जिससे कि इस एयरक्राफ्ट में लगाया जा सकेगा। यहाँ पर आपको बता दें कि हमारे UAV में ऐसी कैपेबिलिटी हो सकती है कि ये दूसरे UAVs के तरह ही अपनी फ्लाइट को कंट्रोल कर पाएगा, और जब इसे किसी टारगेट के ऊपर अटैक करना होगा तभी इसे ग्राउंड कंट्रोल से ऑथराइजेशन की जरूरत होगी और तब भी ग्राउंड इसे कंट्रोल करेगा। और इसके साथ ही ये बॉम्बर रोल में भी काम कर पाएगा। जैसा कि बाकी के बॉम्बर्स प्रोग्राम में भी देखा गया है, उन सभी में 2 इंटरनल वेपन बेस होते हैं, वैसे ही इस UAV में भी 2 इंटरनल वेपन बेस होंगे, जिसमें ये 2 टन वजन तक के बॉम्ब्स को कैरी कर पाएगा। इसके साथ ये बॉम्बिंग मिशंस कर पाएगा, क्योंकि ये स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है तो ये दुश्मन के रडार से बचकर किसी भी टारगेट को अटैक कर पाएगा और सुरक्षित अपनी एयर स्पेस में वापस आ सकेगा।
इससे हमारी एयरफोर्स की बॉम्बर्स की जो नीड है वो भी पूरी हो जाएगी और इससे हमें एक स्टेल्थ बॉम्बर भी मिल जाएगा। इसके साथ ये रिकॉन्सेंस मिशंस भी कर पाएगा, यानी कि दुश्मन के एरिया में जाकर वहां पर रिकॉन्सेंस कर वो दुश्मन के टारगेट्स का और दुश्मन के इक्विपमेंट का पता लगाकर उनकी पोजीशन का पता लगाकर अपने ग्राउंड स्टेशन को डाटा भेज सकेगा, जिसकी मदद से हम अपने टैग को अच्छी तरह कोऑर्डिनेट और प्लान कर पाएंगे। और इसके साथ ये लॉयल विंगमैन के तौर पर भी ऑपरेट कर पाएगा। यहाँ पर आपको बता दें कि AMCA के साथ भी एक लॉयल विंगमैन प्रोग्राम को प्लान किया गया है। अभी तक जो जानकारी मिली है उसे यह पता चलता है कि AMCA के साथ तेजस का एक अनमैन्ड वेरिएंट एक लॉयल विंगमैन के तौर पर काम करेगा। ऐसे ही प्रोग्राम अमेरिका भी चला रहा है और रशिया भी चला रहा है। रशिया के ओखोत्निक प्रोग्राम के बारे में ऐसा कहा जाता है कि यह लॉयल विंगमैन के तौर पर काम करेगा, तो ऐसी पॉसिबिलिटी है कि हमारा UCAV भी एक लॉयल विंगमैन के तौर पर काम कर पाएगा। क्योंकि इसकी स्टेल्थ कैपेबिलिटी है तो ये AMCA जैसे स्टेल्थ एयरक्राफ्ट के साथ काम कर पाएगा। ये बहुत तरह के मिशंस कर पाएगा और इसके साथ ही इसे AMCA से कंट्रोल किया जा सकेगा और ये AMCA फाइटर जेट को प्रोटेक्ट भी कर पाएगा और दुश्मन के ऊपर अटैक भी कर पाएगा। इसके साथ ही ये एयरक्राफ्ट न्यूक्लियर वेपन्स को भी कैरी कर सकता है। रशिया के ओखोत्निक ड्रोन और डसॉल्ट के न्यूरॉन ड्रोन के बारे में ऐसी जानकारी मिली है कि ये न्यूक्लियर वेपन्स को कैरी करने के केपेबल होंगे। इसके साथ ही ये न्यूक्लियर मिसाइल्स को भी कैरी कर पाएंगे। यहाँ पर आपको बता दें कि रशिया के बहुत सारे बॉम्बर्स ऐसे हैं जो कि न्यूक्लियर मिसाइल्स को कैरी करते हैं। ये लॉन्ग रेंज स्टैंड ऑफ न्यूक्लियर मिसाइल्स होती हैं, यानी कि इन मिसाइल्स को अपनी एयर स्पेस में रहकर ही हम लॉन्च कर पाएंगे और ये दुश्मन को अटैक कर पाएंगी। लेकिन क्योंकि ये बॉम्बर 15 टन से कम वजन का होगा तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता कि इसमें ज़्यादा रेंज वाली मिसाइल्स कैरी की जा सकें या ज़्यादा भारी बॉम्ब्स कैरी किए जा सकें। ऐसा हो सकता है कि ये बॉम्बर कम दूरी की रेंज वाली मिसाइल्स को कैरी कर पाएगा। इसके साथ ये हवा में ही रिफ्यूल कर पाएगा। इसमें ऑटोनोमस एयर रिफ्यूलिंग की कैपेबिलिटी होगी, यानी कि ये बिना किसी ग्राउंड पायलट की मदद से खुद ब खुद रिफ्यूलिंग कर पाएगा। ये भी एक पॉसिबल कैपेबिलिटी है जो कि इसमें ऐड हो सकती है। इसके साथ ये हंटर किलर मोड में भी काम कर पाएगा, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया है कि ये एनिमी एयर डिफेंसेस को तबाह कर सकता है और वैसे ही ये अमेरिका के MQ-9 रीपर ड्रोन के जैसे ही किसी भी टारगेट को सिलेक्ट कर उससे डिस्ट्रॉय कर सकता है। जैसे कि अमेरिका ड्रोन स्ट्राइक्स करता है वैसे ही हमारा ये ड्रोन भी दुश्मन के ऊपर ड्रोन स्ट्राइक्स कर पाएगा, वहां पर मिसाइल्स के साथ और बॉम्ब्स के साथ अटैक कर पाएगा। इसके साथ ही ये इलेक्ट्रॉनिक अटैक भी कर पाएगा, यानी कि ये जैमिंग ऑपरेशंस भी कर सकता है। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये होगा कि हमारे किसी भी मैन्ड एयरक्राफ्ट को दुश्मन की स्पेस में भेजने से पहले इन ड्रोन्स को भेजा जा सकता है और ये वहां पर जाकर दुश्मन के एयर डिफेंसेस को तबाह कर सकते हैं और ऐसे इलेक्ट्रॉनिक या ऐसे जैमिंग अटैक कर सकते हैं जिससे दुश्मन के एयरक्राफ्ट और सर्वेलेंस सिस्टम जैम हो जाएं और वो काम ना कर पाएं। और इसके बाद हमारे दूसरे मैन्ड और 4.5 जनरेशन नॉन स्टेल्थ एयरक्राफ्ट भी वहां पर जाकर अपना काम कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको जरूर लाइक और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।